क्लास 9th हिंदी का ये चैप्टर है दूसरा, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। सर्वप्रथम हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद हम लोग पाठ को प्रारंभ। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा ये स्थापित की गई। ये कहाँ है? ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का केंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। और ये विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा ये विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ही था, जहाँ पे देखिए 20,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का आक्रमण किया, यानी इसको बर्बाद किया, ख़त्म किया, जलाया किसने? 1293 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया, यानी जला दिया गया। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि लगभग 3 महीने तक वो आग उसमें जलता रहा। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और यहाँ पे इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, किताबें थी। ये तो हो गई नालंदा विश्वविद्यालय की इतिहास। अब हम देखेंगे लेखक परिचय को। तो इस अध्याय के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला यानी बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। ये तो हो गई इनके जन्म। अब इसके बाद देखिए 1916 में जब वो पटना के एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, पटना में जब 1916 में अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन क्या उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अब इसके बाद देखिए इनका निधन कब हुआ? इनका निधन 28 फरवरी 1963 में इनका निधन हो गया, राजेंद्र प्रसाद का। और जो प्रस्तुत अध्याय है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा के समेटे हुए हैं। यह पाठ जो है तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। यानी वो भारत के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को ये बताता है। तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। भारतीय इतिहास में नालंदा काफ़ी आकर्षक नाम है। इसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे भारतीय इतिहास में नालंदा जो है काफ़ी आकर्षक नाम है। और नालंदा विश्वविद्यालय के चारों ओर, यानी इस नाम को जब लिया जाता है तो ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं। यानी सुरभित मतलब क्या है? सुगंधित पुष्प खिले हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी तो किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग पर, यानी बीते हुए इतिहास में एशिया महाद्वीप के चारों तरफ विद्या संबंधी सूत्र भी इसके साथ जुड़े हुए थे। यानी ये ज्ञान का क्या था? एक महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, भारत समेत पूरे विश्व के लिए। इसके बाद आगे देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। जहाँ से ज्ञान लिया और दिया जाता है वहाँ पे जाति पाति देश जो है उसका बंधन से विमुक्त हो जाता है। ठीक है। नालंदा इसका ज्वलंत दृष्टांत था, यानी एक जीता जागता क्या था? मिसाल था ज्ञान का। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। यानी इतना विख्यात हो गया था अपने ज्ञान के प्रति, ठीक है, बौद्ध और आयुर्वेदिक ज्ञान के प्रति, कि एशिया तो महाद्वीप में नाम था ही भारत में। ये भारत से बाहर भी इस छात्र पढ़ने के लिए आते थे बीते हुए समय में नालंदा। यानी पूरे विश्व में एक काफ़ी बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा का चैतन्य केंद्र बना रहा। कितना? 600 वर्षों तक ये अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता रहा पूरे विश्व में। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी है? व्यवहार जो है 5 पर्वतों के मध्य 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई
गिरिविज या राजगृह नामक स्थान में थी। कौन? व्यवहार। वर्तमान नालंदा उसी राजगीर के तप्त कुंडों के 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष अभी वर्तमान में कहाँ है? राजगीर से तप्त कुंडों से 7 मील दूरी पर स्थित है, यानी राजगीर के बगल में है, बिहार के। नालंदा का प्राचीन इतिहास जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध को आप जानते हैं, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक थे, भगवान थे। और भगवान महावीर ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, ये भी जैन धर्म के प्रसार प्रसारक थे, का समय तक जाता है। कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में क्या था? प्रावारिकों का आम्रवन था। इसका मतलब क्या है? बुद्ध के समय नालंदा गांव में, नालंदा उस समय काफ़ी पूरे विश्व में फेमस था, विख्यात था नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान के रूप में। तो उस समय प्रावारिकों मतलब एक व्यापारी होते थे, जो वस्त्र बनाने वाले, चोंगा बनाने वाले निर्माता होते थे। तो यहाँ पे नालंदा के गांव में उन व्यापारियों का आम्रवन था, यानी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि ये फेमस था। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलिन पुत्र गौसाल से भेंट हुई। किसके अनुसार? जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में ही महावीर और आचार्य मेखलिन पुत्र गौसाल। तो यहाँ पे समझिए मेखलिन पुत्र गौसाल क्या थे? तो ये मक्खिल गौसाल जो थे 6वीं सदी के प्रमुख आजीवन दार्शनिक थे। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको यही समझना है, मक्खिल गौसाल जो थे आजीवन संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे, यानी एक शिक्षक थे ये। तो नालंदा में ही किनसे भेंट हुई? महावीर और आचार्य मेखलिन पुत्र गौसाल से भेंट। ये प्रश्न पूछा जाएगा सवाल में जब हम करेंगे। उस समय यह राजगीर का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। कौन? नालंदा, जहाँ महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। कहाँ व्यतीत किए? तो नालंदा यानी राजगीर में। इसके बाद देखिए आगे, सूत्र कीर्तांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य सैया आसन रण रथ सुवर्ण आदि द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उसका शिष्य बन गया। क्योंकि वहाँ पे प्रमाणिक जो थे, वहाँ पे प्रमाणिकों का आवागमन होता रहता था। तो उसी में क्या एक धनी नागरिक ने काफ़ी धन संपत्ति देकर भगवान बुद्ध का स्वागत किया और शिष्य बन गया। किसके अनुसार? सूत्र कीर्तांग के अनुसार। सूत्र कीर्तांग क्या है? ये जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारनाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। तो ये सारिपुत्र कौन है? ये महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। 2 शिष्य थे प्रमुख रूप से, लेकिन उनमें से एक का नाम है सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय भी वहाँ था। किसका? सारिपुत्र का। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्तित किया, यानी उस स्थान को नए रूप में परिवर्तित किया राजा अशोक ने। ठीक है, बुद्ध के शिष्य का। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। तो नालंदा के इतिहास में हम जाएं, वहाँ पे बुद्ध के बारे में भी देखने को मिलता है, अशोक के बारे में भी देखने को मिलता है, दोनों से संबंधित है। किंतु प्राणवत विद्यापीठ के रूप में, यानी काफ़ी फेमस शिक्षा देने वाले एक विद्यालय के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग कब से हुआ? गुप्त काल से ही हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का। तारनाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, और यह लिखा है कि आचार्य दिग्नाथ ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपंचियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, जिनमें सुदर्ज नाम का एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। यानी कहने का मतलब तारनाथ जो थे वे कई विद्वानों को नालंदा विश्वविद्यालय में लाए हैं। तो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा का प्रसार भी किया। कई विद्वान ब्राह्मण आए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 4वीं सदी में चीनी यात्री फरहान नालंदा आए थे। कब आए थे? 4वीं सदी में चीनी यात्री फरहान। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, आगे हम देखेंगे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए।
उन्होंने जब भारत आए फरहान, उन्होंने सारिपुत्र यानी महात्मा बुद्ध के जो शिष्य के जन्म स्थान और मृत्यु स्थान के जो सुपूत बने थे उनके दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय उसके कुछ समय बाद हुआ। यानी नालंदा जो है इससे ज़्यादा और फेमस हो गई उसके कुछ समय बाद, ठीक है, और प्रसिद्धि में आई। 7वीं सदी के सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग, यानी ये भी एक चीनी यात्री थे, वो भारत आए, देश में आए, तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, काफ़ी फेमस हो चुका था उस समय, ठीक है। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है, यानी एक जातक की कहानी का उदाहरण देते हुए ये लिखा है, उन्होंने बताया है, क्या बताया है, नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा, यानी वो नामकरण के बारे में बताते हैं, कौन, युआन चांग। यहाँ अपने पूर्व जन्म के उत्पन्न भगवान विष्णु की तृप्ति नहीं होती थी, ठीक है। नल न अलदा, ठीक है, न अलदा, सच तो ये है, यानी किसकी तृप्ति, ज्ञान की तृप्ति। सच तो ये है ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिए जाते थे, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिए जाते थे तो ये सीमा रहित और अनंत होता था। न बांटने वाले यानी जो ज्ञान दान देने वाले तृप्त होती थी, ठीक है, और न दान लेने वाले की तृप्ति होती, अनंत होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा नालंदा। समझ गए आप। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो है जनता के उदार दान से हुआ। अब हम इतिहास देखेंगे कैसे इसका जन्म हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ जो है 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युआन चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। जब युआन चांग इंडिया आए तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अच्छी तरीके से रूप धारण कर चुका था, बन चुका था, काफ़ी फेमस था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। विहार का मतलब क्या होता है, विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया था। कहाँ पे, शिलालेख। शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है लिखना। पत्थर पे जो लेख लिखा जाता है, पहले के समय में, इतिहास के समय में किसी राजा महाराजा के उसकी जो उपलब्धियां होती थी, उनकी इतिहास को, उनकी मुख्य बातों को एक पत्थर पे लिख दिया जाता था, उसे शिलालेख कहा जाता है। 8वीं सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में, ठीक है, इन राजा के यशोवर्मन थे, उनके शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया था, यानी काफ़ी फेमस वर्णन किया गया था। यहाँ के विहारों की पक्ति यानी मठों की पक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश मेघों से छूते थे, काफ़ी ऊंचे थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरा हुआ सरोवर थे, इनमें सुनहले और लाल कमल तैरते थे, ठीक है। ये वर्णन किया गया था कहाँ पे, यशोवर्मन के शिलालेख में। इसके बाद देखिए आगे, और बीच बीच में सघन आम कुंजों की छाया थी। सघन मतलब होता है काफ़ी घने, आम कुंजों मतलब आम के बागीचों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। यहाँ पे समझिए, यहाँ के भवनों पर शिल्प मतलब होता है पत्थरों पर जो कलाकृति होती है बनाई हुई, जो, ठीक है, जो तस्वीरें होती हैं, और स्थापत्य मतलब क्या होता है, कलाकृतियाँ, ठीक है। स्थापत्य मतलब होता है वास्तुकला, भवन में जो जो कलाएं बनाई जाती है, डिजाइन भवनों की, वो कहलाता है स्थापत्य, ठीक है। और ये शिल्प मतलब होता है कारीगिरी, पत्थर पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं, यानी दोनों भवन से संबंधित है, भवन को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए जो चित्रकारियाँ की जाती है। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। सारी बातें कहाँ देखने को मिलती है, यशोवर्मन के शिलालेख में ये सारी बातें वर्णन की गई है। इसके बाद देखिए और क्या वर्णन किया गया है, इसमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। अनेक प्रकार की अलंकरण मतलब शोभा की वस्तु वाली मूर्तियाँ और सुंदर मूर्तियाँ थी, ठीक है। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उनमें से अद्वितीय है। यहाँ पे संघाराम का क्या मतलब है, बौद्ध भिक्षुओं के रुकने और ठहरने का जो उद्यान होता है, जो स्थान होता है, वो संघाराम कहलाता है, ठीक है। भारतवर्ष में कई थे, लेकिन नालंदा उनमें से एक अद्वितीय है। नालंदा में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ से काफ़ी व्यवस्था थी वहाँ पे। चीनी यात्री इनसिंग के समय उस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। उस विहार में, उस बौद्ध मठ में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे।
पुरातत्व विभाग के खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय से के जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें उन वर्णन की सच्चाई प्रकट हुई। जब इसका पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की तो ये सारी जानकारियाँ मिली, यानी उसके अवशेष प्राप्त हुए। तभी आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी, आचार्य मतलब उस विद्यालय के जो कुलपति होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, हेड होते हैं, और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। इसका मतलब क्या है? आर्थिक दृष्टि से रुपया पैसा खर्च करने की दृष्टि से उनको किसी तरीके से रुपये पैसे की कमी नहीं होनी थी। किसको? आचार्य को और विद्यार्थियों को। कैसे? भूमि और वाहनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति यानी रोज के व्यय के लिए, खर्च के लिए, भूमि और भवनों के दान तो होता था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी नित्य प्रति रोज के खर्च के लिए 100 गांवों की आय जो है अच्छे निधि के रूप में समर्पित की गई थी। ठीक है। इसके बाद इन सिक्के समय में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 200 तक हो गई, पहुंच गई। यानी उनके खर्च के लिए कोई अच्छी व्यवस्था थी, कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। ये सारे राज्यों, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल के समय के ताम्रपत्र और बंगाल के महाराज धर्मपाल और देवपाल के समय ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? तो ये ताम्रपत्र की मूर्तियाँ जो है पुरातत्व विभाग जब उनको खुदाई की तो इन महाराजाओं की ताम्रपत्र वहाँ पे प्राप्त हुए। ताम्रपत्र मतलब होता है उनकी बारे में जानकारी के लिए एक विशेष पत्र होता है, तांबे पे लिखा जाता है। ठीक है, बीते हुए इतिहास में। इसके बाद देखिए आगे, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विदेशों का कैसा संबंध था, उस संबंध का एक स्मारक। स्मारक का क्या मतलब है? एक ऐसी संरचना है जो किसी विशेष व्यक्ति, महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मृति में बनाई जाती है। ठीक है, का उसका एक ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्र पे उसका जो ब्यौरा है वो मिला। कब? खुदाई की गई पुरातन विभाग के द्वारा। तो इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है। उसका पुराना नाम है सुवर्णद्वीप और वर्तमान नाम है सुमात्रा। ये क्या है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। यानी सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। कौन? सम्राट कौन? बालपुत्र ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को 5 गांव दान में दी। ठीक है, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो देवपाल देव को अपना दूत भेजकर। ताम्रपत्र के अनुसार, ये सारी बातें ताम्रपत्र में लिखी गई है। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट, एक और द्वीप है, बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। यानी बौद्ध मठ का ये निर्माण कराए। कौन? इनका नाम है यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने। किस लिए? तो भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शन के लिए। तो इन 5-9 गांवों जिन्होंने दान किया था, किसने दान किया था? जिसने दान किया था बालपुत्र देव ने 5 गांवों की आय, जिन्होंने इन नए 5 क्या हुआ? प्रज्ञा परमिता आदि का पूजन, चतुर्थिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आय भिक्षु संघ के चिवर, भोजन, चिकित्सा, ठीक है, सेनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। ठीक है, उन 5 गांवों के आय से ये सारे खर्च किए जाते थे। यह तो सहयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा यह तो सहयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमीर छाप हमारे सामने रखता है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय और उसके जो साक्ष्य मिले हैं ये सारे प्रमाण बताते हैं। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षुक संघ की धाक यानी गाथा समस्त एशिया भूखंड में थी। ठीक है,
इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुए। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था, जिसे पढ़कर विद्यार्थी जो है दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए तो देश विदेश से लोग विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण के लिए नालंदा आते थे, इसलिए जब काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यहाँ देखिए मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी, नालंदा में दी जाती थी। देखिए कौन कौन सी है। शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सभ्य ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या, अब इसके बाद हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। तीसरा है चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रहे और दूसरों को भी निरोगी बना सके। और चौथा देखिए शिल्प विद्या, एक न तो शिल्प को सीखना अनिवार्य था, यह अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके, यानी व्यवहारिकता भी बने और रुपया पैसा कमाने में वो निर्भर भी हो सके, वो कमा सके, जो शिल्प विद्या है। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 विषय अध्ययन किए जाते थे। देखिए आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। कौन? शीलभद्र। जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने विख्यान पर था, उससे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो सबसे पहले कौन थे कुलपति? धर्मपाल। शीलभद्र ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमती आदि अन्य आचार्य युआनचांग के समाकलीन थे। युआनचांग जो चाइना से भारत आए हुए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को सीखने के लिए, तो उसके समाकलीन विद्वान सारे थे। जिस समय युआनचांग अपने देश चाइना लौट गए, तो उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युआनचांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने को कहा, भारत रह जाने को अनुरोध किया। युआनचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, पति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान का महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरे के हितार्थ में लगाऊं, यानी दूसरे को बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं। यहाँ यानी कि वो भारत से जो सीख के गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय से, वो अपने देश में जाकर उसका प्रचार प्रसार करें, दूसरों को लाभान्वित करें, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति इसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधित्सु जैसे है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। यानी वे सारे लोग काफ़ी प्रसन्न हुए ये सारी बातें सुनकर। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद यहाँ से हमें पढ़ना है नालंदा विश्वविद्यालय से जो पढ़ के गए विद्वान, वे अपने देश में उसका प्रचार प्रसार कैसे किए, या कौन कौन से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आए, ठीक है, प्रचार प्रसार किए, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़नी है। देखिए नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट सत्रोंग छन गम्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपने यहाँ से विद्वान जो थे थिम्पुक संपोट को नालंदा भेजा। कौन नालंदा भेजा? तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट ने, ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने भेजा कि जाइए आप नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान को सीख कर आइए, जिससे आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट। तो नालंदा के कुलपति देखिए ध्यान रखना है 8वीं सदी में कौन थे? शांति रक्षित। आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उनके देश में गए, नालंदा से गए उनके देश में, ठीक है, तिब्बत देश में। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य, तो तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कौन थे? ठीक है, यानी हेड कमल सिंह भी तिब्बत गए थे।
नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बत में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और सैन्य धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म को दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य कौन थे? ये रहा शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत के बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों ने आचार्य पद्मसंभव और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो पढ़ने वाले छात्र थे, विद्वान थे, वो सभी कहीं ना कहीं देशों में उनका प्रसार किया। ठीक है, अपने ज्ञान का। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया एवं मध्य एशिया की कला तक डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं, यानी काफ़ी प्रभाव डालने वाली है। विद्वानों का अनुमान है कि कुकीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित हैं। यानी जो मूर्तियाँ उत्खनन में, यानी जब पुरातत्व विभाग ने उसे देखा, कहाँ से? कुकीहार से प्राप्त एक स्थान है, वहाँ की बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से काफ़ी प्रभावित है, ज़्यादा मात्रा में साक्ष्य मिले। वस्तुतः नालंदा की स्वर्णिम उन्नति उस स्वर्णिम साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एक धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्वर्णिम उन्नति और ज़्यादा विकसित हुआ और ज़्यादा फेमस हुआ। कैसे? शिल्प विद्या और शब्द विद्या को एक धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से, ऐसा करने से ये ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसका प्रसार हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल में इस प्रबंध से, यानी हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि बीते समय में इस प्रबंध से, यानी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो इतिहास है, महान इतिहास से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा को पुनः स्थापित करें। ये हमें होनी चाहिए कि भविष्य में नालंदा क्या है, अपना कार्य करने लगे। ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए कि पुनः नालंदा जिंदा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। बता दो, इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से हल कर दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल देता हूँ। सारे हल क्वेश्चन के आंसर का काफ़ी आसान है, वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।